हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप फिर से सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका संबंध है आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में, जिसमें दो सिद्धांत हमने यानी दो अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसका नाम था संवेदी गामक अवस्था और दूसरा अवस्था का नाम था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी तीसरी अवस्था, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और आज की एक वीडियो के साथ ही आपके जीन पियाजे का सिद्धांत भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास, और बाल विकास के अंतर्गत हम लोगों ने समझा था कि सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे। यानी ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने क्या थी, हम लोगों ने कल समझ ली थी। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग तीसरी अवस्था के बारे में समझेंगे, और तीसरी अवस्था का नाम क्या है, आपके सामने है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। यानी तीसरी अवस्था क्या है, आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक चीज आप यहाँ पे अब समझिए, क्या समझना है आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्या समझना है। हमने पहली अवस्था पढ़ी, जिसका नाम है संवेदी गामक अवस्था, और दूसरी अवस्था पढ़ी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। यानी ये आपकी पहली अवस्था है, आपकी दूसरी अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था में हम लोगों ने क्या समझा है, इसमें जो भी बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करेगा। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें क्या होता है कि इंद्रियों से अधिक ज्ञान, यानी इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान मिलेगा। जब तक वो ज्ञान प्राप्त करेगा इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त करेगा, बट क्या होता है कि लगभग इन सभी चीजों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जैसे आपने देखा था कि क्या बोलते हैं कि उसमें मुद्रा संप्रत्यय का अभाव पाया गया था। ठीक है। आदिम तर्क का जो विकास हो रहा था, यानी क्यों, कैसे, क्या, कहाँ इत्यादि, उसमें भी अभाव ही है। यानी कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि अधिकतर चीजों का क्या पाया जाता है, अभाव ही पाया जाता है। जैसे वहाँ पे क्या था, अनुत्क्रमणीयता का अभाव पाया जाता है, यानी वो बच्चा रिवर्स थिंकिंग नहीं करना जानता है। अहम केंद्रितता का मतलब होता है उसका विकास नहीं हो पाया, वहां पे अभाव ही है, सोच समझ का अभाव ही है। यानी माता पिता उसको समझा रहे थे कि बच्चा उससे चॉकलेट नहीं लेना है, इसका मतलब है कि वहां पे अभाव ही पाया गया है। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग समझने की दृष्टि से यह समझेंगे कि लगभग इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है, अभाव ही पाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अन्य कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नामों से जानते हैं, तो इसे देखिए, कहेंगे वैचारिक क्रियात्मक अवस्था, यानी पहली अवस्था, यानी पहला नाम क्या है, वैचारिक क्रियात्मक अवस्था। मतलब इसमें देखिए लिखा हुआ क्या है, मूर्त। मूर्त मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई देती है। क्या देंगे, जो चीज हमें दिखाई देती है, यानी आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ती है, वही हमारे लिए मूर्त होती है। इसका मतलब है कि इस अवस्था में बच्चा उन्हीं चीजों के बारे में समझ सकता है, कुछ बता सकता है, जो वस्तु या जो व्यक्ति या जो जीव उस व्यक्ति या उस बालक के सामने उपस्थित हो। यानी मूर्त चीजों के बारे में ही इस अवस्था में उसका विकास होगा, यानी विचार करना शुरू कर देता है। इसलिए वैचारिक क्रियात्मक अवस्था है। मध्य वयस्क अवस्था है, देख लीजिए इस चीज को याद रखिएगा। मध्य वयस्क अवस्था है, कैसे, इसकी जो आयु है वो कब से कब तक है, देखिए ये है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 का मतलब हो गया आपका 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था का ही है, तो मध्य वयस्कावस्था नहीं हो गया, उसके बाद तो बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है। तो मध्य वयस्क अवस्था है, इसे हम लोग मध्य विद्यालय की आयु भी कहते हैं। 7 से 11 मतलब 6 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? बालक विद्यालय प्रारंभ कर देता है जाना। उसके पहले ही अब तो 3 वर्ष की अवस्था में ही वो प्ले में, फिर आंगनबाड़ी जैसे कि एलकेजी यूकेजी ये सब होता है, उसके पहले भी जाता है। तो लगभग ये मानते हैं कि यह क्या है, मध्य विद्यालय की आयु मानी जाती है। बिल्कुल ये मध्य बचपन है। और ये ठोस संक्रिया, ठोस का मतलब वही समझिएगा, वैचारिक, यानी क्या करता है, विचार करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ नाम थे जिसे आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है। अब देखिए, अब हम जब आगे समझेंगे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी पाई, आइए हम लोग थोड़ा सा एक नजर इस पे डालते हैं। देखिए,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में मैंने बता दिया है कि जो चीजें उसके सामने दिखाई देंगी उन्हीं चीजों के बारे में वो सोच समझ सकता है, उसका विचार कर सकता है। तो देखिए पहली विशेषता लिखी हुई है, क्या लिखा है कि एवं पदार्थों के प्रति मूर्त चिंतन। मूर्त मतलब होता है बस जो सामने है उसी के बारे में बताइए। यानी अगर उस बच्चे को कहिए और गाय को सामने रख दीजिए, गाय सामने है और उससे पूछिए कि बताओ इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चा बताएगा कि गाय के 4 पैर है, एक पूंछ है, मुंह है, नाक है, कान है इत्यादि सब कुछ बताएगा। गाय कैसी है, सफेद है, काली है, क्या है, ठीक है। जो चीज उसके सामने है उन्हीं चीजों के बारे में वो बताएगा। दूसरा क्या लिखा है, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास। जाहिर सी बात है कि 7 से 11 वर्ष का हो गया है। भाषा का विकास तो लगभग 1.5 से 2 साल की उम्र में बहुत अच्छे तरीके से होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे शब्द वाक्य बोलने भी लगता है, मम्मी खाना, पापा घूमना इत्यादि छोटे छोटे वाक्य बनाने भी लगता है। और 7 से 11 वर्ष की अवस्था होते होते तो उसका भाषा का विकास बहुत ही अधिक होने लगता है और वो लोगों से बातचीत भी करता है। 7 से 11 मतलब बाल्यावस्था के बालक क्या करते हैं, कुछ कहानियां बनाते हैं, कुछ वाक्य बोलते हैं और ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वाक्य आपसे बोलते हैं कि आपको लगेगा कि ये बच्चा इतना सारा चीज कहाँ से जानता है, ये अनुभव उसको कहाँ से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे संप्रेषण योग्यता क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। वो बात करना चाहता है और आपको भी चाहिए कि जब वो बात करे आपसे तो आप भी उससे बात करिए जिससे उसका अच्छे से विकास हो। उसके बाद क्या लिखा है, क्रमबद्धता एवं पंक्तिबद्धता का विकास। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए सब में लगभग विकास है, निर्माण लिख रहा है, लिखा जा रहा है ना। तो पंक्तिबद्धता या क्रमबद्धता, उसमें एक चीज थी ना, रिवर्स थिंकिंग थी ना, यानी आरोही अवरोही का ये अभाव पाया जाता था। यहाँ पे क्या होगा, क्रमबद्धता, यानी क्रम से कहिए, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, पंक्ति में कौन बड़ा पहले। देखिए 7 से 11 वर्ष की उम्र में जब छोटे बच्चे जब प्रार्थना पे जाते हैं, जब प्रार्थना करने जाते हैं तो ये हम सर लोग खड़ा नहीं करते, सबसे छोटा सबसे आगे, उसके बाद सबसे पीछे, सबसे बड़ा, ये होता है। अगर इस अवस्था में कोई बालक है और वो लाइन में खड़ा हो रहा है तो अगर किसी छोटे बच्चे के आगे अगर कोई बड़ा बच्चा खड़ा होगा तो छोटा वाला तुरंत कहेगा, ए हटो पीछे जाओ, तुम बड़े हो ना मुझसे तो पीछे जाओ, पीछे खड़ा होना। तो उसका विकास हो जाता है, वो जानने लगता है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे। उसके बाद देखिए आत्म केंद्रीकरण का क्या करता है, परित्याग करता है। इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पे जैसे पिछली वाली अवस्था में क्या करता था कि वो शत्रु या दुश्मन जो परिवार था उस बच्चे को चॉकलेट देता था तो चॉकलेट जितनी भी बार देगा वो ले लेगा। बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर आप उसको समझाएंगे कि ना बेटा उससे अब चॉकलेट बिस्किट इत्यादि अब कुछ नहीं लेना है, तो अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, उसका विकास तो इतना हो ही गया है कि अब थोड़ा सा समझदार हो जाएगा। और समझदार होने के साथ साथ में वो अपने आत्म केंद्रीकरण, यानी जो वो सोचता था अब वो सोचेगा कि ये मैं गलत सोचता हूँ, अब इसका क्या करना चाहिए, अब मुझे इसका परित्याग करना चाहिए। ठीक है, जब इतना समझ गए तो देखिए अगला क्या लिखा है, उत्क्रमणीयता या रिवर्स थिंकिंग का विकास होता है। यानी अब कहिए उसको कि उल्टे से सीधा, सीधे से उल्टा करने के लिए या उल्टी गिलती सुनाने के लिए कहिए या कुछ भी कहने कहिए लिखने के लिए उल्टा सीधा करते हुए, तो क्या करेगा बालक, क्या करेगा, आपको उल्ट करके समझा देगा। ठीक है, अगला देखिए स्थानिक सोच या चिंतन का निर्माण। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, स्थानिक सोच। आप लोग कभी छोटे बच्चे को मेला घुमाने के लिए गए होंगे। पहले दिन क्या होता है कि बच्चा आपका हाथ पकड़ करके वो मेला घूमने के लिए जाता है ना, आपके साथ साथ जाएगा या आपके पीछे पीछे जाता है। पहले दिन खूब मेला घूमेगा, यानी मैं यहाँ गया, वहाँ जलेबी खाया, वहाँ फुल्की खाया, वहाँ पे खिलौना खरीदा, बंदूक खरीदा, क्या झूला झूला, मतलब हर एक चीज क्या कर रहा है, हर एक चीज उसके दिमाग में वो बैठ रही है। और जब वह मेला घूम करके जब अपने घर वापस आता है तो वही बच्चा अपने घर या परिवार में से जो भी सदस्य मेला घूमने के लिए नहीं गया होता है, उस मेला घूमने वाले जो नहीं घूमा है उन सभी व्यक्तियों को वह जो बालक है वो मेला में जाने के बाद क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या खाया, ये सारी की सारी चीजें क्या करता है, बिल्कुल हूबहू बताता रहता है। यानी किसी भी स्थान पर जाने के बाद उसके द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त किए गए वो सारे के सारे अनुभव जब वो उस परिवार के किसी भी सदस्य को सुनाता है, बताता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानिक सोच या चिंतन का निर्माण हो गया। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो देखिए अगला क्या है, अगला है आपका जो 7वीं विशेषता है, संज्ञानात्मक नक्शों का निर्माण। अब देखिए संज्ञानात्मक नक्शों का निर्माण क्या कहलाता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है संज्ञानात्मक नक्शा, सेम उसी नाम पर। देखिए मैंने कहा कि पहले दिन क्या करता है वो बालक आपका हाथ पकड़ करके मेला घूमने जाता है। पिछले वाले विशेषता में ये था कि मेला में क्या क्या चीजें घटित हुई
उन सभी चीजों के बारे में बता रहा था। अब यहाँ पे क्या करेगा वो बालक कि जिस रास्ते से वो गया था, ध्यान समझिए, अब जैसे पहले दिन पापा लेके गए हाथ पकड़ करके, अब दूसरे दिन क्या करेगा कि अगर पापा भले ही साथ में जाएं, बट वो बच्चा अब उनका हाथ पकड़ कर नहीं जाने वाला, अब वो बच्चा वो पापा के आगे आगे जाएगा, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, न कि वो आपके साथ चलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जिस रास्ते से वो गया था उस रास्ते का जो ये मैप है, यानी जो मैपिंग है वो छप गई है। यानी अब उसको पता है कि इस रास्ते से घूमना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि कल जैसे जलेबी खाया था तो आज जाकर के पहले जलेबी वाले दुकान पे बैठ जाए, पहले झूला वाले के पास में जाकर खड़ा हो जाए, या पापा झूला झूलाएंगे। कहने का मतलब ये है, क्या हो जाता है उस बालक में, संज्ञानात्मक नक्शों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? संज्ञानात्मक नक्शों का निर्माण होता है। यानी उसके माइंड में क्या बनता है, मानसिक रूप से मैपिंग तैयार हो जाती है किसी भी रास्ते, किसी भी व्यक्ति को भी लेकर के। किसी व्यक्ति को देखा और अगर दूसरे दिन फिर उसको देखा तो कहेंगे ना, देखिए देखिए वो अंकल जो झूला झूल रहे थे वही अंकल है ये। इस तरीके से क्या होता है कि संज्ञानात्मक नक्शों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं 8वां, तो यह है विपरीत विचारों का निर्माण। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब अगर क्या करना है आपको, अगर उसे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो जस्ट उसका अपोजिट सोचता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप उसको कुछ काम करने के लिए मना करिए, अगर वो क्या कर रहा है कि अगर आप लिख रहे थे, आपका पेन छीन रहा है, या आपकी कोई कापी लेकर के आप उसको आपके उस कापी पे वो अपने पेन से खूब खींच रहा है, क ख ग घ लिखने लग रहा है, 1 2 3 4 लिखने लग रहा है, अगर आप उसको मना करेंगे तो वो क्या बोलते हैं उसको खेल, मतलब उस चीज़ को खेल समझने लगता है। और खेल समझने के साथ साथ में वो भाग भाग करके आपके किताब कापी पर खूब सारा लिखता है। और लिखने के साथ साथ सोचता है कि इसका भी होता है कि आप अगर ज़्यादा उसको परेशान करेंगे तो आप परेशान करने के बाद वो आपकी कापी किताब को फाड़ भी सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप उसे जो समझाएंगे जस्ट उसका अपोजिट ही बालक समझते हैं। यानी आप उसको किसी काम को करने के लिए अगर मना करते हैं तो बालक क्या करते हैं, उसी काम को बार बार करते हैं। और इसी को कहते हैं विपरीत विचारों का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद देखिए लिखा है कैलेंडर तर्क का निर्माण। इस अवस्था में ये विशेषताएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों को मजा आता है। क्या मजा आता है, देखिए 7 से 11, इसकी तीसरी अवस्था क्या है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। स्कूल जाने के बाद सोमवार गया, मंगलवार गया, बुधवार गया, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार इत्यादि, बहुत सारे, मतलब रोज रोज स्कूल जाना तो है नहीं, संडे को छुट्टी भी होती है, बीच बीच में कुछ त्योहार भी पड़ते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि कैलेंडर, जैसे घर में कोई कैलेंडर रखा होता है ना, तो कैलेंडर को बार बार देखता है। मतलब देखेगा आज मंडे है, ओ कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस करते करते संडे कब है, संडे क्या, दीपावली आ गई, इस दिन छुट्टी होगी, या छुट्टी कब होगी, टाइम, जैसे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं छोटे छोटे घड़ी पहने रहते हैं, घड़ी मतलब शुरू से पहले क्लास से घड़ी देखते रहते हैं। अब घंटी लगने वाली है, अब दूसरी घंटी लगेगी, अब तीसरी घंटी लगेगी, चौथी लगेगी, अब इंटरवल खाना खाने को मिलेगा। मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, कैलेंडर तर्क का निर्माण ही कर देती हैं। समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो आइए देखिए आगे चलते हैं। अब अगला क्या है, अगला है आपका चौथी अवस्था है जिसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे आप औपचारिक भी कह सकते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड या स्टेज कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अमूर्त संक्रियात्मक। अब इसका मतलब समझिए, इसके पहले वाली अवस्था में लिखा था मूर्त संक्रियात्मक, यानी जो बच्चा होता है, जो वस्तु या व्यक्ति या जीव उस बालक के सामने दिखाई पड़ता है, वो बालक उसी के प्रति अपने विचार, भावनाएं या जो भी उसके मन में आती हैं प्रकट कर सकता है। यानी गाय को देख करके, यानी गाय जब सामने है तभी बता पा रहा था कि इसके 4 पैर हैं, पूंछ है, नाक है, मुंह है इत्यादि, बहुत सारी चीजें, काला सफेद इत्यादि सारी सारी चीजें बता रहा था। लेकिन अब इस अवस्था में, इस अवस्था की जो आयु थी क्या थी, ये थी 11 से 15 वर्ष। क्या थी, 11 से 15 वर्ष थी। यानी अब इस अवस्था में बालक क्या करेगा कि अब उस बालक के सामने वो गाय रहे या ना रहे, वो व्यक्ति रहे या ना रहे, वो बालक रहे या ना रहे, अब अगर उस बालक से अगर आप कुछ भी पूछेंगे तो बालक बिल्कुल सही सही आपको बताएगा, क्योंकि इस अवस्था में क्या करता है, अमूर्त विचारों का निर्माण होता है। अमूर्त शब्दों के प्रति, अमूर्त व्यक्ति के प्रति, अमूर्त जीवों
क्रियाएं करना शुरू कर देता है, विचारों का निर्माण करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका जो अन्य नाम है उस क्या है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि 11 से 15 यानी 12 से 18 के बीच में होता है, तो 11 से 15 का मतलब किशोरावस्था। दूसरी अवस्था देखिए लिखा हुआ है रूपात्मक अवस्था। इस अवस्था को रूपात्मक अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यानी किशोरावस्था के जो बालक होते हैं, देखा होगा आपने कि भले ही कहीं भी रहे, मतलब चाहे वो घर पे रहें, चाहे बाहर जाएं या कहीं भी जाएं, घर पे भी जब रहेंगे ना तो हमेशा किशोर हो चाहे किशोरी यानी लड़का हो चाहे लड़की, हमेशा क्या करते हैं, मतलब घंटे घंटे पे शीशे के सामने खड़ा होकर के बाल झाड़ेंगे, मुंह जाके मुंह धुलने लगेंगे, दिन भर में 4-5 कपड़े बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपने रूप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और उसी को लेकर के क्या करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं। और इससे ये जो क्रियाएं हैं वो किस अवस्था में दिखाई देती हैं, आपकी चौथी अवस्था में दिखाई देती हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। यह जो अवस्था है उसको हम लोग क्या कहेंगे, औपचारिक भी कहते हैं, बिल्कुल फॉर्मल हो जाता है, ज्यादा इसमें कोई चीज जानने की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग समझते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, और बड़ा ही अच्छे से मैं समझाता जा रहा हूं आप लोगों को। मुझे यकीन है कि जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो इसको लाइक जरूर किया करिए, और लाइक अगर कर देते हैं तो जिन लोगों को जरूरत है इन क्लासेस की, उनके साथ मतलब उनके लिए ये क्लास जो है, वीडियो है, उसको शेयर भी कर दिया करिए, जिससे उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, अब देखिए चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पहली विशेषता कौन सी है मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन का विकास। इसके पहले वाली अवस्था में सिर्फ और सिर्फ जो चीज सामने रहती थी या जो चीज मूर्त रहती थी, सिर्फ उन्हीं के बारे में चिंतन कर पाएगा। बट अब इस अवस्था में क्या कर रहा है कि चाहे वो चीज सामने हो या ना हो, उन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आपको अच्छे से समझा देगा, अच्छे से बताएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी विशेषता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का विकास। यानी बच्चा क्या करता है, पहले कल्पना करता है। क्या करता है, पहले कल्पना करता है, और कल्पना करने के बाद ही क्या करता है, कोई ना कोई निष्कर्ष निकालता है। जैसे आपने वो सुना होगा ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा जो दिया गया। ये जो नियम था सेब का गिरना, भाई अगर उस पेड़ के नीचे अगर न्यूटन अगर न बैठे होते हैं, उन्होंने न देखा होता कि सेब गिरता है, उसके आधार पे क्या किया, उसने कल्पना की ना, और सेब को गिरते देखा, उसी के आधार पे कुछ नियम और सिद्धांत निकाल दिए। तो पहले क्या किया जाता है, पहले कल्पनाएं की जाती हैं, और कल्पनाएं करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें कुछ नियम या तर्क या सिद्धांत निकाले जाते हैं। तो पहले क्या करना है, हमको परिकल्पना करना है, और उसी के आधार पर कुछ ना कुछ नियम और निष्कर्ष निकाल देना है। और यह वाली विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है, यह अवस्था आपके चौथी वाली अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। यानी परिकल्पना यानी कल्पना या संकल्पना इत्यादि आप तभी कर पाएंगे जब आप अमूर्त विचार आपके अंदर, कह सकते हैं कि अमूर्त विचार अगर आपके अंदर उसका निर्माण होता है तभी कर पाएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि तीसरा है अपसारी एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास। जाहिर सी बात है, दो चीजें होती हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, दो चीजें होती हैं। कौन कौन चीजें होती हैं, एक चीज होती है आपकी अपसारे, और एक होती है आपकी अभिसारे। दोनों के मध्य अंतर समझिएगा। अपसारे का मतलब होता है विचारों का फैलाव, यानी आप कोई भी चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या आपको कुछ बताना हुआ तो आप कई तरीके से बता सकते हैं। सृजनात्मक मतलब क्या होता है, मतलब किसी काम को करने का एक नया तरीका, अलग तरीके से करते हैं आप, सृजनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं। और सेम उसी का संबंध, यानी जो अपसारी चिंतन रखते हैं, अपसारी क्या होता है, चिंतन रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सृजनात्मक भी होते हैं। तो अपसारी का मतलब क्या हुआ, अपने विचारों को क्या करते हैं बालक, फैलाव करते हैं, तो अपसारी हैं। और अगर अपने विचारों का क्या करते हैं, अभिकेंद्रण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अभिसारी कहलाते हैं। ठीक है, यानी अगर एक चीज को कई भागों में डिवाइड कर दिया तो अपसारे, और कई सारी चीजों को मिला करके एक कर दिया तो वो है अभिसारे। चिंतन दो प्रकार से होता है, एक अपसारी चिंतन होता है, जब हम लोग चिंतन का टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चौथी विशेषता कौन सी है, चौथी विशेषता किशोरावस्था आत्मकेंद्रितता। किशोरावस्था आत्मकेंद्रितता का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब है चाहे किशोर हो चाहे किशोरी, यानी चाहे लड़का हो चाहे लड़की,
आपने देखा होगा कि जब लड़के क्या बोलते हैं कि बाइक से जब चलते हैं या ऐसे ही पैदल ही चल रहे होते हैं, तो अभी मैंने बताया कि रूपात्मक अवस्था कही जाती है। घंटे घंटे पे कपड़े बदलेंगे, बाल झाड़ेंगे, मुंह धुलेंगे और अच्छे से रहेंगे, बिल्कुल ही एकदम वेशभूषा उनका देखेंगे ना तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे किशोरावस्था के बालक हैं, हमेशा टिप टॉप रहते हैं। और जब वो किसी रास्ते से चलते हैं ना, वो भले से किसी को देखें या ना देखें, बट उनके माइंड में ये चलता है कि मेरे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, उस सारे के सारे व्यक्ति मुझे ही देख रहे हैं। और सेम वही चीज किशोरियों के बारे में भी चलता है। ठीक है, यानी आत्म केंद्रितता पाई जाती है, बिल्कुल स्वयं में ही मस्त रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। वो नहीं देखेंगे, वो किसी को नहीं देखेंगे। जैसे बाइक चला रहा है ना, तो बाइक से इधर नहीं कि इधर उधर देख रहे हैं ना, चलाएंगे सीधे ही, बट उनके माइंड में चलता है कि जो मैं चला रहा हूँ, स्टंट मार रहा हूँ, उस सारे के सारे लोग देख रहे हैं। और उन्हें क्या पता कि जो लोग देख रहे हैं स्टंट मारते हुए, वो मन मन में क्या क्या चीजें कहते रहते हैं कि देखो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे जाएगा, ऐसे चल रहा है ये। लेकिन उनको क्या, बालक किशोरावस्था में है, अमूल संक्रियात्मक अवस्था में है, उन्हें तो मजा आता है, वो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ लोगों के सामने। तो किशोरावस्था क्या पाई जाती है, आत्म केंद्रितता पाई जाती है। उसके बाद देखिए पांचवा लिखा हुआ व्यक्तिगत गाथा, वो व्यक्तिगत मिथ्या का विकास। ये देखिए एक ही चीज क्या है, इसमें जो बालक होते हैं ना, वो व्यक्तिगत गाथा, मतलब जाहिर सी बात है कि इस अवस्था में बालक क्या करते हैं कि कुछ दोस्त बनाने लगते हैं, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्र बनाने लगते हैं, और उन मित्रों के साथ क्या करते हैं कि वो घूमने लगते हैं, कहीं जाने लगते हैं, हर एक चीज, जैसे कहीं मेला घूमने चले गए, कहीं दरी घूमने चले गए, या कहीं शादी ब्याह में गए इत्यादि, क्या करते हैं कि साथ में दोस्तों के साथ में ही घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कहीं बर्थडे बर्थडे पार्टी मना रहा है, तो सारे सारे जो चीज भी घटनाएं उनके साथ घटी, जो चीज उन्होंने देखा, वो सारी की सारी चीजों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मतलब उन्हें जो लगता है कि इनसे बताना चाहिए, इनसे समझना चाहिए, उनको मतलब अच्छा लगेगा उनको बता के, तो उनको क्या करते हैं, बताते भी। बट बताने के साथ साथ में उसमें बहुत सारी चीजें झूठी भी होती हैं, ये आप यकीन मत करिएगा। ऐसे कुछ ही बच्चे होंगे जो बिल्कुल सच सच बताते हैं, लेकिन जो विशेषताएं पाई गई हैं, अगर हम उनके आधार पर देखें तो हम यही मानेंगे कि किशोरावस्था के बालक जो बताते हैं कि हम कहाँ गए थे, कैसे गए थे, किनसे मिले, मतलब हर एक चीज के बारे में, उसमें लगभग मान चलिए 50% तो झूठा ही होगा। यानी वास्तविक रूप से देखा जाए तो किशोरावस्था के बालकों की बातों में विश्वास जल्दी नहीं करना चाहिए। हम भी किशोरावस्था में थे, आप भी रहे होंगे या आप होंगे, ठीक है, तो आप इन विशेषताओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि आप क्या करते हैं कि आप जब भी कहीं जाते हैं, आप उसके बारे में तो लोगों से बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं। यानी जैसे जैसे आपको लगता है कि इस बालक को या इस व्यक्ति को मेरी बातें सुनना अच्छा लग रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप क्या करते हैं, बेफजूल की ऐड करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, और सामने वाले को मजा आता है, तो क्या करता है, आपकी बातों को बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के सुनता है, और आप उसमें कहानी की तरह जोड़ते चले जाते हैं और आप सुनाते चले जाते हैं। तो व्यक्तिगत गाथा भी होता है, बट व्यक्तिगत गाथा के साथ साथ में व्यक्तिगत मिथ्या का भी विकास होता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आइए देखिए हम आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो हमारे अंदर और विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि क्या होता है, वो काल्पनिक श्रोता होता है। क्या होता है, काल्पनिक श्रोता। काल्पनिक श्रोता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने कभी किसी फंक्शन में अगर भाग लिया होगा, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सभी चीज़ों पे अगर भाग लिया होगा इन फंक्शन में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कल मुझे गाना गाना है, या कोई नाटक का कोई रोल निभाना है, भूमिका निभानी है, उसमें क्या करते हैं कि आज रात को जैसे हम सोए, और सोने से पहले हम आँख ऐसे देख रहे हैं और देख सपने देख रहे हैं, कल जब हम ऐसे गाना गाएंगे तो लोग ताली बजाएंगे, हाँ, उसके बाद लोग प्रशंसा करेंगे, मुझे इनाम मिलेगा। ये सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल मन ही मन सारी सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे गाना गा रहा हूँ, और लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोग सुन रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग बड़ाई कर रहे हैं, या लोग इनाम दे रहे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें जब आप सोचने लगते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि आप किस रूप में उपस्थित हैं, आप काल्पनिक श्रोता के रूप में हैं। श्रोता का मतलब सुनने वाला, बिल्कुल आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है कि वाह 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 वाह, आपने जो गाना गाया बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, इस तरीके से चलता है। अगला क्या है, उच्च संप्रत्यय यानी हाई कॉन्सेप्ट एंड
वही संप्रत्यय मतलब अवधारणा ही होता है, यानी उच्च संप्रत्यय या अवधारणाओं का निर्माण होता है। भाई आप इतने तो बड़े हो ही गए हैं कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें, संप्रत्ययों को समझ सके, अवधारणाओं को समझ सकें। उसके बाद संश्लेषण करने का विकास, विश्लेषण करना था नियमीकरण करना। देखिए संश्लेषण विश्लेषण मतलब सेम वही, अब सारी से ही समझिएगा। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, कई सारी चीजें होती हैं, उन कई सारी चीजों को अगर हम मिला देते हैं, मिला करके किसी चीज को समझते हैं तो वो कहलाता है संश्लेषण। अगर कोई एक चीज है, अगर इसी एक चीज को अगर हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो उसी को यानी अलग अलग करके कई भागों में डिवाइड करके जब उसको हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विश्लेषण कर रहे हैं। यानी संश्लेषण और विश्लेषण करना समझ जाता है, और अगर संश्लेषण विश्लेषण अगर आप कर ले पाते हैं इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई नियम इत्यादि निकाल ही लेंगे। और यही क्या बोलते हैं, यही विशेषताएं आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर ये हो गया तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है, हमने जो ये सिद्धांत पढ़ा, इस सिद्धांत का हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से या हमारे कक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहली चीज इसमें क्या लिखी हुई है, पहली चीज लिखी हुई है बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व। यानी जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये किस शिक्षा को महत्व देता है, वो बालक केंद्रित शिक्षा को ही महत्व देता है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि बालक को ही केंद्र मान करके, यानी टीचर जो क्लास लेता है, जो पढ़ाता है, जो भी विधियां चुनता है, जो भी सूत्र चुनता है, हर एक चीज बच्चों को ही सेंटर में मान करके, बच्चों को ही केंद्र मान करके पढ़ाता है। यानी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है तो टीचर क्या करता है, अपनी विधियों को चेंज करता है, बदलता है, फिर से उस बच्चे को समझाता है। यानी जब तक उस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तब तक वो विधि इत्यादि बदल करके उस बच्चे को समझाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है संपूर्ण चीज, आप जितनी भी क्रियाएं आप क्लास के अंदर करते हैं, सारे सारे चीजें क्रियाओं के केंद्र में, सेंटर में कौन होता है, वो आपका चाइल्ड होता है, आपका बच्चा होता है, आपका स्टूडेंट होता है। दूसरा क्या है, खोज कर सीखने को महत्व, खोज कर सीखने को क्या करता है, महत्व देता है। ठीक है, पहली बात है कि शुरू में इंद्रियों के द्वारा ज्ञान मिलेगा, फिर लोगों के संपर्क में आएगा, तो इन सारी चीजों को देखकर हमें यही मिलता है। जब बालक केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है तो यानी खुद सीखने को भी महत्व देगा। इसमें खेल और व्यायाम को भी महत्व दिया गया है। चौथा चीज क्या दिया गया है, प्रत्येक बालक की विशेषताओं को महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक बालक इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप में विशिष्ट होते हैं, और उन्हीं विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए हर एक बालक को क्या देना चाहिए, हमें महत्व देना चाहिए। और पांचवी चीज क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है, यहाँ पे गौड़ हो जाती है, क्योंकि भूमिका किसकी प्रमुख हो जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है, खोजकर सीखने को महत्व देता है, खेल को महत्व देता है, प्रत्येक बालक की विशिष्टताओं को महत्व दिया जाता है, और शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी में कौन है, स्टूडेंट, और जो टीचर है वो सेकेंडरी हो जाता है। और इसी के साथ हम लोगों ने क्या समझा कि इस सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं एक चीज और थोड़ा सा समझा देना, तो बस एक शब्द है आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। वो शब्द क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो शब्द है उस शब्द का नाम है स्कीमा। यानी अगर आपसे पूछे कि स्कीमा शब्द का वर्णन किसने किया है, तो स्कीमा शब्द का वर्णन आपके जीन पियाजे के द्वारा ही किया गया है। इसमें क्या क्या कहा जाए, स्कीमा है क्या, तो हम लोग ये कहते हैं कि स्कीमा का मतलब होता है सूचनाओं का पैकेट। क्या होता है, सूचनाओं का पैकेट। सूचनाओं का पैकेट का मतलब होता है, जैसे आप जब मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, कुछ सब्जी लेने के लिए, तो एक बैग लेकर जाते हैं ना, एक झोला लेकर जाते हैं, और जितने भी सामान, चाहे आप किराना का सामान लीजिए, चाहे सब्जी लीजिए, आलू गोभी प्याज मटर जो भी लीजिए, सारी के सारी चीज़ें क्या करते हैं, उस झोले में डालते जाते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक झोला बना दिया, ठीक है, एक झोला बना दिया, और सारी के सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, जितनी चाहे सारी चीज़ें हम लोगों ने ली, उस सारी सारी चीज़ें इसी बैग में क्या कर रहे हैं, हम लोग डालते चले जाते हैं। तो उसी तरीके से स्कीमा क्या है, स्कीमा एक सूचनाओं का पैकेट है। यानी ये क्या है, एक पैकेट है, और ये सारे के सारे कई प्रकार की क्या हैं, हमारी सूचनाएं हैं। उस सूचनाओं का जो घर है, जो स्थान है, जहाँ पे समूह है, यानी सूचनाओं का जो समूह है, सूचनाएं जहाँ पे संग्रहित होती हैं, उसी संग्रहित होने वाले इस स्थान का नाम स्कीमा है। क्या है, स्कीमा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्कीमा क्या कहलाता है, स्कीमा और कुछ नहीं, आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, जो इमेज बनती हैं, जो प्रतिबिंब बनती हैं, वही सारे के सारी इमेज, प्रतिबिंब, सूचनाएं इत्यादि क्या कहलाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं स्कीमा।
ठीक है, आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्कीमा क्या है, सिद्धांत कौन कौन से हैं, तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से आपके जीन पियाजे का जो सिद्धांत है यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहीं पे समाप्त होता है। इसके मुझे यकीन है कि मैंने ये जीन पियाजे का सिद्धांत आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर ये वीडियो जो आपको अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक किया करिए और शेयर किया करिए, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करिए, और जो भी आप लोगों के आसपास रहें उन लोगों से भी आप लोग इसको सब्सक्राइब करवाइए, और जो ज़रूरतमंद हैं जिनको ये क्लासेस ज़रूरी हैं उनको ये ज़रूर शेयर करिए जिससे उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज पड़े हैं सभी वीडियोज को आप लोग बारी बारी से देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। और साथ ही साथ में हमारे कोचिंग में जितने भी बैचेस चलाए जाए, जैसे यूपीपी हो, टीएसटी पीएचडी एलटी नेट जीआईसी इत्यादि बहुत सारे बैच चल रहे हैं। अगर नीचे जो टिकर चलाया जा रहा है हमारे चैनल के नीचे, उस पर कोचिंग का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आप लोग इच्छुक हैं उन बैचेस को ज्वाइन करना तो जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए, क्योंकि देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।